हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास लेखन परंपरा के बारे में। इतिहास लेखन परंपरा क्या है, इतिहास लेखन परंपरा का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले भाग में कवर कर ली हैं। उस वीडियो को आप इस वीडियो से पहले देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और आज हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। और यहाँ से प्रश्न बहुत ही संख्या में बनते हैं। हम उसी चीज़ को कवर करेंगे जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हैं उन्हीं लेखों के बारे में हम उन्हीं लेखों का काल विभाजन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, उनकी जो रचना का नाम है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है और इसका जो प्रकाशन हुआ है वो नागरी प्रचारणी काशी सभा द्वारा ये प्रकाशित किया गया। लेकिन ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम ये पुस्तक जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए इसका प्रकाशन जो है वर्ष वो है 1929 ईस्वी। और इस पुस्तक की विशेषता जो है कि इस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया गया है। और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि कवियों की संख्या की अपेक्षा उनमें साहित्यिक मूल्यों को महत्व दिया गया है। यानी कि कवियों की संख्या को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना साहित्यिक मूल्यों को महत्व दिया गया है। कवियों एवं लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है इस पुस्तक में। और इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, इसको याद रखिएगा। चलिए फिर उसके बाद हम इनका काल विभाजन देख लेते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। लेकिन एक बात और बता दें, आचार्य रामचंद्र जी का जो काल विभाजन है इतिहास का, आदिकाल का काल विभाजन जो इन्होंने किया है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते हैं अक्सर। तो पहला हमारा जो इन्होंने काल विभाजन कितने भाग में किया, 4 भागों में किया। पहला भाग जो है वो है वीर गाथा काल। उन्होंने जो आदिकाल है उसका क्या नाम दिया उन्होंने, वीर गाथा काल। और कब से कब तक माना, 1050 से 1050 से 1375 विक्रम संवत माना उन्होंने। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल को उन्होंने क्या नाम दिया, पूर्व मध्यकाल नाम दिया। और कब से कब तक माना, 1075 से 1700 विक्रम संवत तक उन्होंने इसको माना। ठीक है। और रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल नाम दिया। और विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक उन्होंने रीतिकाल को माना। और गद्य काल जो है यानी कि आधुनिक काल का नाम उन्होंने गद्य काल दिया और उसको विक्रम संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत तक माना। अच्छा, कई बच्चे जो नए अभी तैयारी कर रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा कि विक्रम संवत क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ईस्वी जो होता है वो ईसा मसीह के जन्म से अब तक का जो समय है उसको हम ईस्वी जानते हैं। ठीक है। तो ईस्वी 1 तारीख यानी कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन से ईस्वी का प्रारंभ माना जाता है। और ठीक इसी प्रकार से ईस्वी से 57 वर्ष पहले संवत की शुरुआत हुई थी। तो संवत जो है वो 57 वर्ष जो है अधिक होता है ईस्वी से। तो यदि विक्रम संवत इसका 1050 है तो 1050 में से 57 आप घटा देंगे तो आपका ईस्वी निकल आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ईस्वी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, हाँ, और इन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ये भक्ति काल को भी 4 भागों में बांटा हुआ है और गद्य काल को भी उन्होंने 4 भागों में बांटा है। इसको हम आगे चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जो ये भक्ति काल है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया, वो इस प्रकार है। पहले है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा का भी 2 भाग है और सगुण काव्य धारा का भी 2 भाग है। निर्गुण का अर्थ होता है नी का मतलब होता है, नी का अर्थ होता है बिना, और गुण का अर्थ होता है, गुण का अर्थ आकार से लिया गया है। इसमें किससे लिया गया है? गुण का अर्थ आकार से लिया गया है। बिना आकार का यानी कि बिना आकार का, तो जो बिना आकार का है ऐसी काव्य धारा तो ज्ञानश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 काव्य धारा निकली। और गुण सगुण में क्या है? सगुण में कृष्णश्रयी और रामश्रयी 2 काव्य धारा निकली। ज्ञानश्रयी काव्य धारा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है और प्रेम श्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। जो संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीर हैं, और जो सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं जायसी। इसी प्रकार से सगुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं बनी, एक कृष्णश्रयी काव्य धारा और एक रामश्रयी काव्य धारा। कृष्णश्रयी काव्य धारा जो थी उसमें सूरदास उसके प्रतिनिधि कवि थे, और जो रामश्रयी काव्य धारा थी उसके जो प्रतिनिधि कवि थे वो कौन थे? तुलसीदास थे। चलिए फिर उसके बाद हम देख लेते हैं गद्यकाल। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल को भी 4 भागों में विभाजित किया। तो पहला जो भाग था वो 1900 से 1925 ईस्वी का जो भाग था, आधुनिक काल को ही गद्यकाल का नाम दिया उन्होंने, और इसको 4 भागों में इस प्रकार विभाजित किया है कि 1900 से 1925 विक्रम संवत को उन्होंने अंधकार काल कहा। उनके अनुसार इस काल में कोई भी क्या कहें उसको, कोई भी बहुत जैसे प्रसिद्ध रचनाएं नहीं की गई, तो इसलिए इस काल का उन्होंने क्या नाम रख दिया? अंधकार काल। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 1925 से 1950 विक्रम संवत को प्रथम उत्थान कहा, जिसको भारतेंदु युग के नाम से हम जानते हैं। 1950 से 1975 विक्रम संवत को द्वितीय उत्थान कहा, जिसको हम द्वितीय युग के नाम से जानते हैं। 1975 से 1984 विक्रम संवत को छायावाद नाम दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आधुनिक काल को, किसको? आधुनिक काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? 4, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए फिर उसके बाद आ जाते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जैसे ही 4 भागों में काल विभाजन किया, लेकिन इनका काल विभाजन थोड़ा सा उनसे अलग था। वो ये था कि उन्होंने इसका पहला जो है आदिकाल नाम से 1000 से 1400 ईस्वी तक माना आदिकाल को, और भक्ति काल को उन्होंने माना 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, रीति काल को 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल को 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक माना। यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का भी देख लेते हैं। उन्होंने इतिहास के आदिकाल को किस प्रकार से इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से किया, तो उन्होंने आदिकाल को 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना है, और उसके बाद भक्ति काल जो है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक माना, और रीति काल जो है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक को आधुनिक काल माना। किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र से ने माना। इसमें से किसी भी एक किसी भी एक लाइन को उठा के पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति काल का समय क्या है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समय कब से कब माना। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। देखिए, जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया, गद्य काल को यानी कि आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया, ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र ने भी आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया है। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। कैसे?
पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल कहा जाता है। तो उन्होंने भारतेंदु काल को क्या कहा? पुनर्जागरण काल कहा। और कब से कब तक माना? 1857 से 19 ईस्वी तक क्या माना? पुनर्जागरण काल माना। ठीक है। और जागरण सुधार काल, देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जागरण सुधार द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल किसने कहा? ठीक है। और पुनर्जागरण काल का समय क्या है? पुनर्जागरण काल किसने कहा भारतेंदु काल को? इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो जागरण सुधार काल यानी कि द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी, छायावादोत्तर काल जो है उसमें को भी उन्होंने 2 उपखंडों में विभाजित किया। एक तो प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी और नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। इस प्रकार से ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा आधुनिक काल का काल विभाजन है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम जान लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी इसी प्रकार से काल को आदिकाल को 5 भागों में इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया। पहला भाग जो था वो संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक, चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत तक। और ये एक तरीके से आदिकाल उन्होंने क्या किया है, इतने में पूरा ये आदिकाल को 2 भाग इन्होंने नाम दिया, एक संधि काल और एक चारण काल। ठीक है। भक्ति काल को संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस काल विभाजन के लिए। चलिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार इतिहास में काल विभाजन किया है। तो प्रारंभिक काल इन्होंने माना है, आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है और नाम दिया है। और 1184 से 1350 ईस्वी तक माना है इन्होंने। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल नाम से नाम इन्होंने दिया है और 1350 से 1600 ईस्वी तक माना है। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को उन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा है, 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना है। आधुनिक काल जो है 1857 से अब तक इनके द्वारा माना गया है। चलिए इस प्रकार से हमने सभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से काल विभाजन थे उन सबको अच्छे से पढ़ा। तो अब ये तो हमारा इतिहास लेखन परंपरा में जो काल विभाजन था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे किस पर वीडियो बनाएंगे, इसके बाद हम आदिकाल का नामकरण पढ़ेंगे। ये तो काल विभाजन पढ़ लिया हमने, इतिहास लेखन परंपरा पढ़ा और उसके द्वारा उसी में क्या था, काल विभाजन था। वो सब हमने 2 वीडियो में कवर कर लिया है। तो अब अगली वीडियो जो हमारी होगी वो किसके ऊपर होगी, आदिकाल के नामकरण के ऊपर होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।